औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैं मोहम्मद अमार शाहिद। आज हम फ़िज़िक्स 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 का फ़र्स्ट लेक्चर है। फ़िज़िक्स स्टार्ट करने से पहले कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बातें, शायद ये आज का जो लेक्चर है फ़िज़िक्स को पढ़ने की तरफ आपको प्रोवोक करना भी मकसद है, आपको मोटिवेट करना भी मकसद है। और इसको हम किस तरह पढ़ेंगे ये सारी बातें भी इसमें आ जाएंगी। एक मरतबा ये रवायत है कि बाज़ गैर मुस्लिम नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम अस्सा और यद बीज़ा लाए थे। ईसा अलैहिस्सलाम अंधों को बीना करते थे और कोढ़ियों को अच्छा करते थे। दूसरे पैगंबर भी कुछ न कुछ निशानियाँ और मोज़े लाए हैं। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाएँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या लाए हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह आले इमरान की आयात 190 ta 195 तक की तिलावत फ़रमाई और इनसे कहा कि मैं तो ये लाया हूँ। वो सूरह आले इमरान की आयात यकीनन बहुत कीमती आयात हैं जिन्हें ना सिर्फ हमें पढ़ना चाहिए बल्कि याद भी करना चाहिए और मुसलसल उनकी तिलावत करनी चाहिए। वो आयात कौन सी हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ व इख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाहा क़ियामन व qu'ूदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार रब्बना इन्नका तुदख़िलन नार फ़क़द अख़ज़ैतहु व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमान अन आमिनू बिरब्बिकुम फ़आमन्ना रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अब्रार रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रुसुलिका व ला तुख़ज़िना यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। ये वो आयात हैं जो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत फ़रमाई और फिर फ़रमाया कि मैं तो ये चीज़ लाया हूँ। ये आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फ़रमाया है इसे ज़रा देखते हैं। अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान और नहायत रहम फ़रमाने वाला है। ज़मीन व आसमान की पैदाइश में और रात और दिन के बारी बारी आने में उन होशमंद लोगों के लिए बहुत निशानियाँ हैं जो उठते बैठते लेटते और हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं और आसमान और ज़मीन की साख्त में गौर व फ़िक्र करते हैं। वो बेख्तियार बोल उठते हैं, परवरदिगार ये सब कुछ तूने फ़जूल और बेमकसद नहीं बनाया है। तू पाक है इससे कि फ़जूल काम करे। बस ए रब हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा ले। तूने जिसे दोज़ख में डाला उसे दर हकीकत बड़ी ज़िल्लत और रुसवाई में डाल दिया और फिर ऐसे ज़ालिमों का कोई मददगार ना होगा। मालिक, हमने एक पुकारने वाले को सुना जो ईमान की तरफ बुलाता था और कहता था कि ए रब, अपने रब को मानो। हमने उसकी दावत कबूल कर ली। बस ए हमारे रब, ए हमारे आका, जो कसूर हमसे हुए इससे दरगुज़र फ़रमा और जो बुराइयां हम में हैं इन्हें दूर कर दे और हमारा ख़ात्मा नेक लोगों के साथ कर। खुदावंद, जो वादे तूने अपने रसूलों के ज़रिए से किए हैं उनमें से उनको हमारे साथ पूरा कर। क़यामत के दिन हमें रुसवाई में न डाल। बेशक तू अपने वादे के ख़िलाफ़ करने वाला नहीं है। सच फरमाया अल्लाह ने जो बुलंद शान और अज़मत वाला है। सच बात यह है कि कायनात के अंदर गौर व फ़िक्र होशमंद लोग ही करते हैं और जो गौर व फ़िक्र करते हैं वो अल्लाह को याद करते हैं और वो ज़रूर ये बेख्तियार बोल उठते हैं
कि या अल्लाह ये कायनात और ये वसी व अरीज़ कायनात या अल्लाह तूने फ़जूल में पैदा नहीं की। हम जब दुनिया के देखते हैं, जब से इंसान इस दुनिया के अंदर आया है तब से इस नेचर के वंडर्स से इंस्पायर होता है। आप कहीं भी बाहर पहाड़ी इलाके पे चले जाएं, सूरज को निकलते हुए देखें या चाँद को देखें, यकीनन सब लोग इससे मुतासर हुए बिना कोई रह नहीं सकता। और ख़ुसूसी तौर पर वो लोग जिन्हें अल्लाह ने शऊर व फ़िक्र दिया है, वो भले ही आसमान के बादल हों या ख़ूबसूरत जगह हों या फिर आसमान के तारे हों या आबशारें हों या फिर कोसे क़ज़ा हो, ये सारी वो चीज़ें हैं जो वंडर्स ऑफ नेचर हैं। इनसे इंसान हमेशा इंस्पायर भी होता है और उसको तालीम भी मिलती है और नई जहतें भी खुलती हैं। इंसान जब इस कायनात पर गौर व फ़िक्र करता है, हमेशा तजस्सुस में रहता है कि ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं, इनके पीछे इस नेचर के सीक्रेट्स क्या हैं और इन सीक्रेट्स के पीछे रियलिटीज़ क्या हैं और सच क्या हैं, हक़ाइक़ क्या हैं। इनके पीछे गौर व फ़िक्र भी करता रहता है और सोचता भी रहता है और मुतजस्सिस रहता है। इसी मकसद के लिए वो डिफरेंट फिनोमिनास को ऑब्ज़र्व करता है और इसके नतीजे में, ऑब्ज़र्वेशन के नतीजे में उनके आंसर्स लॉजिकल रीज़निंग से तलाश करता है। लॉजिकल रीज़निंग मीन्स दैट कि हर एक चीज़ के पीछे दलाइल देता है और मंतकी दलाइल से उनके आंसर देने की कोशिश करता है। यह मिसाल के तौर पर आप वो देखता है कि सूरज हमेशा मशरिक़ से निकलता है और मग़रिब में डूबता है। वो मौसमों के आने जाने का हर साल ऑब्ज़र्वेशन करता है और उसके नतीजे में वो पता चला देता है कि अगला दफ़ा कौन सा मौसम होगा या इस महीने में कौन सा मौसम आएगा। यहीं से उस नॉलेज की, उस सब्जेक्ट की इब्तिदा होती है जिसे हम साइंस कहते हैं। साइंस को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो बहुत आसान है। द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इज़ कॉल्ड साइंस। एक्सपेरिमेंटेशंस और ऑब्जर्वेशन के नतीजे में जो हमारे पास हमें नॉलेज मिलता है उसे साइंस कहते हैं। साइंस, ये साइंस लफ्ज़ कहाँ से आया? लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है। लातीनी ज़ुबान का एक नुस्ख़ा ये आपके सामने नज़र आ रहा है। वहीं लातीनी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है साइंटिया। साइंटिया का मतलब है नॉलेज। मीन्स दैट साइंस निकला है, डिराइव हुआ है एक लफ्ज़ साइंस, साइंटिया से। और साइंटिया का मतलब होता है नॉलेज। मीन्स दैट जब आप साइंस पढ़ रहे हैं तो आपने गोया नॉलेज हासिल करने की बात करेंगे, और वो भी एक्सपेरिमेंटेशंस और ऑब्जर्वेशंस के साथ। 18वीं सदी तक, सिर्फ़ और सिर्फ 18वीं सदी से पहले तक हमें जितने मटेरियल ऑब्जेक्ट्स थे उनको एक सब्जेक्ट के अंडर पढ़ा जाता था और उस सब्जेक्ट का नाम था नेचुरल फ़िलासफ़ी। लेकिन बाद में आते आते जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया, नॉलेज बढ़ता गया, ये सारी नेचुरल फ़िलासफ़ी को दो मेन स्ट्रीम्स में डिवाइड कर दिया गया। इसमें सबसे पहले फ़िज़िकल साइंसेस हैं। फ़िज़िकल साइंसेस में हम नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं। और दूसरे नंबर पर बायोलॉजिकल साइंसेस, जिसमें हम लिविंग थिंग्स को स्टडी करते थे। मीन्स दैट कि नेचुरल फ़िलासफ़ी को फ़िज़िकल साइंसेस और बायोलॉजिकल साइंसेस में डिवाइड कर दिया गया। फ़िज़िकल साइंसेस इसमें नॉन लिविंग थिंग्स को पढ़ते थे और बायोलॉजिकल साइंस इसमें लिविंग थिंग्स का मुतालिया करते थे। 19वीं सदी तक फ़िज़िकल साइंसेस के मज़ीद 5 डिसिप्लिन्स हमारे पास आ चुके थे। उनमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी और मेटीरियोलॉजी था। मेटीरियोलॉजी का मतलब होता है वेदर फारकास्टिंग, यानी ये कि अभी आने वाले वक्त में धूप होगी, बारिश होगी या अच्छा मौसम, खुशगवार मौसम होगा, ये सारा प्रेडिक्ट करता है। ये सारी स्टडी होती है मेटीरियोलॉजी में। जियोलॉजी के अंदर हम ज़मीन की साख्त को पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। और एस्ट्रोनॉमी के अंदर हम आसमान के सितारों और आसमान से ज़मीन के ऊपर जितना आसमानी चीज़ें हैं सारी इस पर मुतालिया करते हैं।
और केमिस्ट्री के अंदर हम केमिकल्स को स्टडी करते हैं और बहुत ज़्यादा दूसरी डिफरेंट चीज़ों को केमिकल्स के रिलेटेड मुताला करते हैं उनका। फ़िज़िक्स में हम मैटर को स्टडी करते हैं और एनर्जी को और उनके दरमियान रिलेशंस को स्टडी करते हैं, और गोया दूसरे अल्फाज में फ़िज़िकल वर्ल्ड्स का मुताला पूरी जो हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं ये सारा फ़िज़िक्स ही के अंदर आता है। आज जो कि हमारी बुक भी है फ़िज़िक्स को हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे। ज़ाहिरी बात है, हम एक फ़िज़िक्स की बुक पढ़ने जा रहे हैं, अगर हम फ़िज़िक्स का ही पता नहीं है तो कैसे आगे चलेगा। फ़िज़िक्स की डेफिनेशन क्या होती है। फ़िज़िक्स की एक तो वो डेफिनेशन है जो बुक पर लिखी हुई है, आप सब याद भी करेंगे, शायद आपको समझ भी ना आए, हमें भी नहीं आती थी, लेकिन मुझे एक अच्छी डेफिनेशन लगी है हैविट की। हैविट, पॉल जी हैविट अमेरिका के एक प्रोफेसर हैं, एक बुक के राइटर हैं कंसेप्चुअल फ़िज़िक्स के, और बड़े खूबसूरत तरीके से उन्होंने फ़िज़िक्स को डिफ़ाइन किया है। कहते हैं, यू नो डैट यू कैन नॉट इन्जॉय अ गेम अनलेस यू नो इट्स रूल्स, वेदर इट्स अ बॉल गेम और कंप्यूटर गेम और सिंपली अ पार्टी गेम। Likewise, you cannot fully appreciate your surroundings until you understand the rules of nature. Physics is the study of these rules, which shows how everything is connected, is in the nature is connected beautifully. यानी बहुत खूबसूरती तरीके से कहते हैं कि जिस तरह से एक आप गेम खेलते हैं, भले वो कंप्यूटर गेम हो, बॉल गेम हो, भले क्रिकेट हो, कोई भी गेम हो, उसको अच्छे तरीके से आप इंजॉय नहीं कर सकते या खेल ही नहीं सकते जब तक उसके रूल्स ना हो। क्रिकेट के भी रूल्स होते हैं, आप भले नीड फॉर स्पीड खेलें, कोई भी गेम अपना लैपटॉप में कंप्यूटर में खेलें, रूल्स होंगे उसके। इसी तरह से बास्केटबॉल खेल लें, उसके भी रूल्स हैं। आप उसको उस वक्त तक अच्छे तरीके से इंजॉय नहीं कर सकते या यूँ कहें कि खेल ही नहीं सकते जब तक उसके रूल्स ना पता हों। बिल्कुल इसी तरह से सराउंडिंग, आसपास की चीज़ों को अच्छे तरीके से उनको अप्रिशिएट नहीं कर सकते जब तक आप नेचर्स के यानी कुदरत के कवानीन नहीं आपको मालूम पड़ते। फ़िज़िक्स इन्हीं कवानीन को स्टडी करने का नाम है, जो कि बताते हैं कि इस कुदरत के अंदर, पूरी कायनात के अंदर कितना खूबसूरती से चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। फ़िज़िक्स की एक दूसरी डेफिनेशन ये है, फ़िज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study matter, energy and their interaction. The laws and principle of physics helpful to understand the nature. Physics साइंस की वो एक शाख है, ब्रांच है, जिसमें हम मादे के बारे में पढ़ते हैं, एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं और मादे और एनर्जी के दरमियान ताल्लुक़ को पढ़ते हैं। फ़िज़िक्स के जो लॉज हैं और उनके कवानीन हैं वो हमें कुदरत को, नेचर को समझने के बहुत मददगार साबित होते हैं। आज हम पढ़ते हैं अभी इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। फ़िज़िक्स की कुछ ब्रांचेस मैकेनिक्स, हीट, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एटॉमिक फ़िज़िक्स, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, प्लाज्मा फ़िज़िक्स और जियो फ़िज़िक्स, ये वो कुछ इसकी ब्रांचेस हैं जिसको हम स्टडी करेंगे। मैं ये नहीं कह सकता यहाँ पर कि फ़िज़िक्स की बस यही ब्रांचेस हैं, क्योंकि फ़िज़िक्स की जो स्टडी है वो इतना ज़्यादा वसी हो चुकी है अब कि ये जो ब्रांचेस आपके सामने नज़र आ रही हैं, इनकी आगे फर्दर पता नहीं कितनी ब्रांचेस हैं। जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, ये मैकेनिक्स आप देख रहे हैं, मैकेनिक्स की एक मज़ीद दो इसकी ब्रांचेस हैं, डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स। डायनामिक्स आपका डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स ये चैप्टर नंबर 2 और 3 भी है आपका। इसी तरह से हीट के भी आगे फर्दर ब्रांचेस हैं, लेकिन कुछ बेसिक ब्रांचेस हैं जिनका वो भी अभी हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं मैकेनिक्स, व्हाट इज़ मेंट बाय मैकेनिक्स। ओके, यहाँ पर आप कुछ चीज़ें देख रहे हैं, एक एरोप्लेन है, फेरिस व्हील है, इसी तरह से ये पेरिस के, इसी तरह से जो इटली के अंदर जो एक टावर है, क्या कहते हैं इसे, पिसा टावर हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। मैकेनिक्स इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स काजेज एंड इफ़ेक्ट्स। आपने 3 चीज़ें याद रखनी है। पहले नंबर पर मैकेनिक्स एक ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करने का नाम है, दूसरे नंबर पर वो मोशन के कॉजेज़ क्या होते हैं, और उनके तीसरे नंबर पर उनके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। ये सिंपल डेफिनेशन है जो आपको याद करनी है। आगे चलते हैं। हीट, इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट,
मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट। इसमें अगेन 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। हीट एक साइंस की वो ब्रांच है जिसमें फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम जो हीट है उसकी नेचर को पढ़ते हैं। हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है, उसको पढ़ते हैं। हीट के इफ़ेक्ट्स को पढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरह से साउंड भी एक फिज़िक्स की ब्रांच है। इट डील्स विद द फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स, देयर प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस। आप प्रोडक्शन कैसे फिज़िकल एस्पेक्ट्स को पढ़ते हैं साउंड की, साउंड वेव्स को कैसे पैदा किया जाता है, उसकी खसूसियात, प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं, एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। मैं यहाँ पे रुक कर 2-3 बातें करना चाहता हूँ। प्रॉपर्टीज़, प्रोडक्शन तो ज़ाहिर बात है आप ताली बजा के भी साउंड पैदा करते हैं। इसके अलावा दूसरी और बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो प्रोडक्शन के अंदर आती हैं, ठीक है। फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये भी इसका ये कितना इंटेंसिटी है, कितना फ्रीक्वेंसी है और कितना इसके एम्पलीट्यूड है, ये सारी बातें हम देख रहे होते हैं। एप्लीकेशंस में जहाँ पर आते हैं तो ये अल्ट्रासाउंड भी एक वो चीज़ हो जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज़ से भी ज़्यादा हो, एक ऐसी साउंड होती है। उसको यूज़ करते हुए आप बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि समुंदर है, समुंदर की गहराई शिप से मालूम कर रहे हैं, ये भी अल्ट्रासाउंड की एक एप्लीकेशन है। इसी तरह से इसके मेडिकल्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और इंजीनियरिंग की फील्ड में बहुत फ़ायदे हैं, इंडस्ट्रियल में भी बहुत फ़ायदे हैं। ये सारा साउंड ही के अल्टीमेटली एप्लीकेशंस हैं। लाइट यानी ऑप्टिक्स, इट इज़ द स्टडी ऑफ फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज़ एंड वर्किंग एंड यूजेस ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। लाइट, रोशनी, उसको उसके फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स का पढ़ना है हमने और उसके खसूसियात, वर्किंग एंड यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल, अब ये जो सारे आप देख रहे हैं 3 माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप, कैमरा है, ये सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इनकी वर्किंग और इनके इस्तेमालात, लाइट की प्रॉपर्टीज़ और उसके फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स, ये ऐसी ब्रांच है जो हम लाइट ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। आप देखते हैं इसने तो यकीनन पूरे दुनिया के इनकलाब बर्पा किया। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इनको दरमियान रिलेशन को पढ़ना है हमने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अंदर। इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस एंड रेस्ट एट रेस्ट। प्रीवियस क्लासेस में मैं भी आप पढ़ चुके हूँ कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। फर्स्ट इज़ पॉजिटिव चार्जेस एंड सेकंड वन इज़ नेगेटिव चार्ज। उन्हीं चार्जेस को रेस्ट में और मोशन में पढ़ना, उनके इफ़ेक्ट्स को पढ़ना और उनका रिलेशन मैग्नेटिज्म के साथ। यानी चार्ज जब मोशन में होता है तो उसे करंट ही कहते हैं, और चार्ज जब रेस्ट में होता है तो वो स्टैटिक्स चार्ज होते हैं। यानी जो चार्जेस, यानी दूसरे अल्फाज में इलेक्ट्रिसिटी का और मैग्नेटिज्म का रिलेशन, ये भी हमें पढ़ना होता है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में। अगेन मैं इसे रिवाइज कर रहा हूँ। इट इज़ द स्टडी ऑफ द चार्जेस एट रेस्ट एंड इन द मोशन, देयर इफेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। इसके आगे है एटॉमिक फिजिक्स। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। एटम जो कि यूँ समझ लें कि ये जो डिफ़ाइन किया जाता है कि इट इज़ द इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ ए मैटर, या दूसरे अल्फाज में स्मॉलेस्ट पार्टिकल आमतौर पर डिफ़ाइन इसे ऐसे किया जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, इससे मज़ीद डिवाइड भी किया जा सकता है और इससे मज़ीद स्मॉल पार्टिकल्स भी हैं हमारे पास नेचर में। लेकिन सबसे छोटा जो आमतौर पे कहा जाता है एटम से चीज़ें बनी होती हैं। उसी एटम के स्ट्रक्चर को पढ़ने का और उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने का नाम है एटॉमिक फ़िज़िक्स। इसके आगे चलते हैं न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। हम जानते हैं कि एटम के बिल्कुल सेंटर के अंदर न्यूक्लियस होता है। उसी न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ को, उसके बिहेवियर को और उस न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन हैं, न्यूट्रॉन हैं, ये सारे को स्टडीज़ करने का नाम है न्यूक्लियर फिज़िक्स। इट डील्स विद दिस प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर्स ऑफ न्यूक्लियाई एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियाई। प्लाज्मा फिज़िक्स, प्लाज्मा बहुत एस्टोनिशिंग चीज़ है। इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज़ ऑफ द आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर, the fourth state of matter.
यानी आयनिक स्टेट, मैटर की आयनिक स्टेट जो कि चौथी हालत भी कहलाती है, उसका प्रोडक्शन के प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने का क्या नाम है? प्लाज्मा। या दूसरे अल्फाज में प्लाज्मा को की प्रोडक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने का नाम प्लाज्मा फिज़िक्स है। एज ए फाइनल इज़ जियोफिज़िक्स। जियोफिज़िक्स इट इज़ अ स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ज़मीन के अंदर क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल भी है। बिल्कुल अंदर बिल्कुल इनर कोर होता है, फिर आउटर कोर, फिर मेंटल, फिर क्रस्ट और ऊपर फिर अर्थ का लेयर आती है। इस सब को पढ़ने का नाम है जियोफिज़िक्स। तो स्टूडेंट्स, आज ही हमारा आर्टिकल था, इसमें हमने साइंस के बारे में पढ़ा, फिर उसकी एक ब्रांच फिज़िक्स के बारे में कुछ हमने नो हाउ किया, उस फिज़िक्स की ब्रांचेस को देखा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आई होगी। इसको अच्छे तरीके से याद करें, बुक से पढ़ें और बार बार इसे रिवाइज़ करें। और साथ में अपनी कीमती दुआओं में हमें याद रखें। सलाम, आपका दोस्त मोहम्मद अमार शाहिद।